हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका है, प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 पार्ट 1, दैट इज़ द रोबोट टेक्नोलॉजी। जो ये भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जस्ट 2 और 3 वीडियोज़ में ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो रोबोट टेक्नोलॉजी में बेसिकली जैसे ऑटोमेशन हमने पढ़ा, सीएनसी मशीन पढ़ा, तो रोबोट टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन। ये एक ऑटोमेशन का पार्ट है जो हमें पढ़ना है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू रोबोट्स, रोबोट्स क्या होते हैं, उसका हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है रोबोटिक्स का, और कुछ लॉज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम रोबोट को डिफाइन करेंगे, रोबोट है क्या। तो रोबोट जो वर्ड था, रोबोट वर्ड सबसे पहले आया था किसके द्वारा? सीजेक नोवेलिस्ट एक थे जिनका नाम क्या था? कैरल कैपेक। कैरल कैपल ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले वर्ड में, और वो कब किया था? 1920 में, यानी 1920 में। इन 1920 प्ले टाइटल रेजम यूनिवर्सल रोबोट। तो उन्होंने एक रेजम यूनिवर्सल रोबोट बनाया था। तब वहाँ पे उस टाइम पे एक रोबोट टर्म यूज़ हुआ था सबसे पहली बार, उसको हम बोलते हैं आर यू और। ठीक है। रोबोट इन सीजेक इज़ अ वर्ड फॉर वर्क और वर्कर और सर्वेंट। तो रोबोट जो सीजेक ने वर्ड यूज़ किया था, इसका मतलब क्या था? इट इज़ अ वर्ड फॉर या तो वो वर्कर है या फिर वो सर्वेंट है। ठीक है। तो रोबोट वर्ड किस लिए यूज़ किया था? वर्कर या सर्वेंट के लिए। अगर हम बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ रोबोट को कई तरीके से हम पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। सो रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग, एनी मशीन मेड बाय 1 और 4 मेंबर्स, कोई भी मशीन या एक से अधिक मेंबर से बनी है, एंड उसको हम बोलेंगे रोबोट। और उसको अलग एक रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने डेफिनेशन क्या दी थी कि अ रोबोट इज़ अ रीप्रोग्रामेबल। रोबोट क्या है? एक रीप्रोग्रामेबल का मतलब उसको प्रोग्रामिंग बार बार की जा सके। मल्टी फंक्शनल यानी कि उसमें कई काम किए जा सके। मैनिपुलेटर, डिज़ाइन टू मूव मटीरियल्स, पार्ट्स, टूल्स और स्पेशलाइज्ड डिवाइस थ्रू वेरिएबल प्रोग्राम मोशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ द टास्क। तो रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने 1979 में एक डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या बोला कि रोबोट क्या है? इट इज़ अ रीप्रोग्रामेबल, जिसको दोबारा रिप्रोग्राम किया जा सके, मल्टी फंक्शनल, उसमें कई काम किए जा सके। तो रोबोट क्या है? एक रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर है, जो कि किस लिए डिज़ाइन किया गया है? ताकि मटीरियल, जो मटीरियल्स होते हैं इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो आपके कार्यखंड हैं, टूल्स हैं, और कुछ अलग स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, उसको मूव कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे रोबोट का यूज़ किया जाता है। और कैसे यूज़ करते हैं? थ्रू अ वेरिएबल प्रोग्राम मोशन। उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग करके डाली जाती है जो कि बार बार चेंज की जा सकती है, ताकि हम बहुत सारे प्रोग्राम को कर सकें, वैरायटी ऑफ द टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने 1979 में। एक अनदर डेफिनेशन है आईएसओ के द्वारा। तो आईएसओ ने क्या कहा? इट इज़ एन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड रीप्रोग्रामेबल मल्टीपर्पस मैनिपुलेटर प्रोग्रामेबल इन 3 और मोर एक्सेस। तो रोबोट क्या है? एक इंडस्ट्रियल रोबोट की डेफिनेशन आईएसओ ने दी कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट क्या होता है? एक ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः स्वचालित, नियंत्रित, रीप्रोग्रामेबल, यानी कि जिसको हम बार बार प्रोग्रामिंग की जा सके। रीप्रोग्रामेबल मल्टीपर्पस यानी कई टाइप के प्रोग्राम या वर्क कर सकते हैं। मल्टीपर्पस मैनिपुलेटर है जो कि प्रोग्रामिंग 3 या 3 से अधिक एक्सिस में ये काम कर सकता है, 3 से अधिक अक्षों में ये काम कर सकता है। एंड द फील्ड ऑफ द रोबोटिक्स में बी मोर प्रैक्टिकली डिफाइंड एज द स्टडी, डिज़ाइन एंड द यूज़ ऑफ द रोबोट। जैसे जैसे डिज़ाइन हुआ, स्टडी हुई, बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल डेफिनेशन निकले। तो कोई भी रोबोट होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है स्टूडेंट्स? 6 होता है। कोई भी अगर
स्पेस में मैनिपुलेटर रखा हुआ है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 6 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि कितने डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आपका एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, एक जेड एक्सिस होगा। तो 3 डायरेक्शन में तो लीनियर मोशन होगा, लीनियर मतलब रेखीय गति होगी, और तीनों डायरेक्शन के अबाउट सर्कुलर मोशन होगा, वृत्तीय गति होगी। यानी एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन, वाई एक्सिस के अबाउट, तो जेड एक्सिस के अबाउट। तो 3 डायरेक्शन में रोटेशन और 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन यानी रेखीय। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 तरीके से मोशन कर सकता है अगर फ्रीली कोई मैनिपुलेटर स्पेस में रखा हुआ है तो इसलिए बोलते हैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6 है। तो ये रोबोट की बेसिक डेफिनेशन थी। अगर ऑटोमेशन और रोबोटिक्स को हम थोड़ा सा कंपाइल करें तो क्या है, इसको बारे में देख लेते हैं। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आर टू क्लोजली रिलेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत ही एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अगर हम इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वी कैन डीन ऑटोमेशन एज अ टेक्नोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द यूज ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इन द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन। तो ऑटोमेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ऑटोमेशन क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें और प्रोडक्शन को नियंत्रित कर सकें, यानी उत्पादन को हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, नियंत्रित कर सकें। तो इसके ऑटोमेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे आपका ट्रांसफ़र लाइंस हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान को पहुंचाना है। मैकेनाइज्ड असेंबली मशीन्स हो गई, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जैसे एनसी मशीन हो गए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रोबोट भी हो गया। तो ये सारा चीज़ें जैसे एनसी मशीन है, रोबोट्स हैं, ट्रांसफ़र लाइन्स है, ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल, सब किसका पार्ट होता है, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन सबका एक भंडार है, ये कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली रोबोटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो रोबोटिक एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो एग्जांपल की बात करें तो जैसे ऑटोमेशन का रोबोटिक एग्जांपल है कैड कैम है, एफएमएस है, सीआईएम है, ये सारे ऑटोमेशन के एग्जांपल्स हैं। तो ये सिंपल हम देख सकते हैं, फोटोग्राफ है ऑटो रोबोटिक्स की, रोबोट हैं ये एक बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल रोबोट है जो कि जैसे आपका स्पॉट वेल्डिंग करानी होती है तो पॉइंट टू पॉइंट रोबोट यूज़ किया जाता है एक स्पॉट पे। तो ये 2 टाइप के फोटोग्राफ हमने शो कर रखी है। मैनिपुलेटर है बेसिकली, इसको रोबोट बोल सकते हैं आप। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन मतलब उसका उत्पन्न कब हुआ रोबोट, और उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। तो जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि रोबोट को फर्स्ट अप्लाइड जो रोबोट वॉज फर्स्ट अप्लाइज एज अ टर्म फॉर द आर्टिफिशियल ऑटोमेटा 1921 में किया गया था। किसके द्वारा, सीजेक के द्वारा, जो कि RUR यानी कि RUR रोबोट बनाया था सीजेक राइटर ने, कैरल कैपेक ने। तो 1939 में द ह्यूमनाइड रोबोट नोन एज एल्केट्रो वॉज डेब्यूटेड एट 1939। तो ह्यूमनाइड रोबोट एक ह्यूमन टाइप का एक रोबोट जन्म लिया एज इलेक्ट्रो इन 1939 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर में। 7 फीट टॉल, जो कि 7 फीट लंबा था, 7 फीट लंबा, दैट मीन्स 2.1 मीटर, एंड वेट उसका कितना था, 265 पाउंड्स, जो कि ह्यूमन की तरह दिखता था। इट कुड वॉक बाय वॉइस कमांड, जो कि वॉइस के द्वारा वो वॉक कर सकता था। जैसे हमने वॉइस से कुछ बोलेंगे तो वो वॉइस कमांड को सुन के वो वॉक कर सकता था, चल सकता था, स्पीक कर सकता था अबाउट 7 वर्ड्स, 700 वर्ड्स, 700 वर्ड्स बोल सकता था, और सिगरेट स्मोक कर सकता था, ब्लो अप बैलून को फुला सकता था, एंड मूव इट्स हेड एंड आर्म, अपने हाथ और हेड को मूव कर सकता था। तो इस तरीके से 1939 में ह्यूमनाइड टाइप रोबोट जन्म लिया था न्यूयॉर्क में। तो ये देख सकते हैं, पहले ऐसे लाइक मैनिपुलेटर टाइप का था, फिर इस तरीके से रोबोट आया, फिर इस तरीके से इवोल्यूशन होता गया और ह्यूमन टाइप का रोबोट बनने लगा है। तो अब आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं 3 लॉज ऑफ द रोबोटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। 3 जो लॉ होते हैं रोबोटिक्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो
एसिमोव ने प्रपोज किया था 3 लॉज ऑफ द रोबोट। उसके बाद 3 लॉज के बाद एक और लॉ बाद में जुड़ा था जिसको हम बोलते हैं ज़ीरोथ लॉ। तो टोटल 4 लॉ थे, ठीक है। तो लॉ 0 क्या कहता है, अ रोबोट may not injure humanity or through inaction allow humanity to come to harm। एक लॉ 0 क्या कहता है, रोबोट में नॉट इंजर ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को वो इंजर नहीं कर सकता, हार्म नहीं पहुंचा सकता, उनका नुकसान नहीं कर सकता है। ये लॉ है, ऐसा हमें रोबोट बनाना चाहिए। बट ह्यूमैनिटी को अलाउ करता है कि वो आके हार्म पहुंचाए। फिर उसके बाद लॉ 1 क्या कहता है, लॉ 1 कहता है कि अ रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग। लॉ 1 कहता है कि रोबोट ह्यूमन बीइंग को इंजर नहीं करेगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा बीइंग थ्रू इनएक्शन, बट अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। बट ह्यूमन बीइंग को अलाउ करेगा कि वो हार्म करें, आके पहुंचा सकें, अनलेस दिस वुड वायलेट हायर ऑर्डर लॉ। ये जैसे ज़ीरोथ लॉ के समान ही है, लेकिन इसमें एक और लाइन जुड़ी है कि इट वुड नॉट वायलेट हायर ऑर्डर लॉ। ये जो लॉ 2 है, लॉ 3 को ये वायलेट ना करे, उसको वो फुलफिल करे, उसको ये निगलेक्ट ना करे। लॉ 2 क्या कहता है कि लॉ 2 ये कहता है कि अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स। सारी जो ऑर्डर हम ह्यूमन बीइंग देते हैं, जिसने रोबोट बनाया है, उसके ऑर्डर को फॉलो करे, उसको माने, और साथ ही साथ एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विथ हायर ऑर्डर लॉ। तो ऑर्डर ह्यूमन बीइंग के माने, साथ ही साथ थर्ड लॉ यानी कि जो हायर ऑर्डर लॉ है उसको कॉन्फ्लिक्ट भी ना करे, उसको भी ना तोड़े ये, ठीक है। लॉ 3 क्या कहता है, आ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करे, कि अपने आप को बचाए, एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द हायर लॉ। और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन से ये भी ना हो कि हायर ऑर्डर लॉ को वो कॉन्फ्लिक्ट करे, उसको तोड़े, यानी कि ह्यूमन बीइंग को हार्म ना पहुंचाए। तो ये 3 लॉ हैं। होप आप लोग के क्लियरिफाई हो गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, ये पिक्चर डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये एक रोबोट है, ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि सारे ऑर्डर को माने, यानी ये ह्यूमन बीइंग है, ये जो ऑर्डर देगा उसको ये सारे ऑर्डर को मानेगा, उसके बाद अपने आप को बचाएगा, जैसे रेन हो गया, बारिश हो गई, अपने आप को वो बचाएगा। तो लॉ 3 क्या कहता है, अपने अपने ओन एग्जिस्टेंस को बचाएगा। तो 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स है। होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं जनरेशन ऑफ द रोबोट, यानी कि रोबोट के कई जनरेशन है, 5 जनरेशन है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो जनरेशन ऑफ रोबोट में क्या है, फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो आया था 1960 से 1980 के बीच में था। फर्स्ट जनरेशन रोबोट इज़ अ सिंपल मैकेनिकल आर्म प्ले रोबोट था। दीज मशीन्स हैव द ability to make precise motions एट हाई स्पीड। इस टाइप के जो फर्स्ट जनरेशन रोबोट आया था उसका क्या खासियत थी कि उसके अंदर ये क्षमता थी कि वो प्रिसाइज मोशन को हाई स्पीड में काम कर सके, एंड मैनी टाइम्स रिपीटेड वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, और बहुत सारे काम को लंबे समय अंतराल पे कर सके, रिपीटेड काम, सेम कार्य को वो कर सके। जैसे ह्यूमन बीइंग को अगर सेम काम दिया जाए तो वो थक जाएगा या बोर हो जाएगा, लेकिन रोबोट को ये करना होगा। फर्स्ट जनरेशन में ऐसा रोबोट बनाया कि वो बार बार लंबे समय तक सेम काम को कर सके। सच रोबोट फाइंड ये बहुत सारे इंडस्ट्री यूज़ में आजकल लाया भी जाता है। इट इज़ अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, इसमें कोई फीडबैक डिवाइस नहीं होता है किसमें कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है स्प्रे वेल्डिंग। स्प्रे वेल्डिंग यानी बार बार वही काम करना है, स्प्रे वेल्डिंग करनी है, स्पॉट वेल्डिंग जगह जगह पे स्पॉट से वेल्डिंग करनी है और लगातार वही काम करना है। तो ये फर्स्ट जनरेशन रोबोट है। सेकेंड जनरेशन रोबोट 1980 से 1990 के बीच में आया। सेकेंड जनरेशन रोबोट हैज़ रूडिमेंट्री मशीन इंटेलिजेंस। इसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस भी थी। सच अ रोबोट इज़ इक्विप विद द सेंसर। इसमें हमने सेंसर्स लगा दिया ताकि वो फीडबैक यूज़ कर सके, फीडबैक ले सके। दैट टेल इट्स थिंग्स अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया के बारे में बता सके। These devices include प्रेशर सेंसर। इसमें प्रेशर सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, टेक्टाइल सेंसर्स, राडार, सोनार,
ये बहुत सारे टाइप के सेंसर्स या विजन सिस्टम सेंसर्स लगाए जाते थे। अ कंट्रोलर प्रोसेसेस द डेटा फ्रॉम दीज सेंसर्स, जो कंट्रोलर होता था वो डेटा सेंसर से, ये सारे सेंसर से डेटा लेता था और एडजस्ट द ऑपरेशन ऑफ द रोबोट अकॉर्डिंगली, और रोबोट के जो कार्य हैं उसको अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करता था कि ये रोबोट ऐसे ऐसे काम कर सके। मतलब सेंसर से वो फीडबैक लेता था कि ये रोबोट सही काम कर नहीं कर रहा, अगर सही काम नहीं कर रहा तो उसको एडजस्ट कर देता था। दीज डिवाइसेस केम इन टू द कॉमन यूज़ अराउंड 1980 में, कॉमन यूज़ में आ गया था। अब थर्ड जनरेशन रोबोट की बात करें तो थर्ड जनरेशन रोबोट, द कंसेप्ट ऑफ द थर्ड जनरेशन रोबोट encompasses टू मेजर एवेन्यूज ऑफ द evolving स्मार्ट रोबोट टेक्नोलॉजी आई, द ऑटोनोमस रोबोट एंड इंसेक्ट रोबोट। तो इसमें क्या आया, ऑटोनोमस रोबोट एक आया और इंसेक्ट रोबोट आया। एंड ऑटोमोशन, जो ऑटोनोमस रोबोट थे वो दैट कैन वर्क ऑन इट्स ओन, जो अपने आप स्वतः ही काम करते थे, वो ऑटोनोमस रोबोट हो गए। इट कंटेन्स अ कंट्रोलर, इसमें कंट्रोलर लगा हुआ था। इट कैन डू थिंग्स लार्जली विदाउट सुपरविजन, मतलब बिना देख रेख के ये सारे काम कर सकता था, वो ऑटोनोमस रोबोट था। आइदर बाय एन आउटसाइड कंप्यूटर और बाय ह्यूमन बीइंग। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ थर्ड जनरेशन रोबोट इज द पर्सनल रोबोट, जो कि पर्सनल रोबोट एक एग्जाम्पल है अबाउट विच सम पीपल ड्रीम। जैसे हमने पर्सनल रोबोट बहुत सारे लोग घरों में खरीद के रखते हैं ताकि वो जो भी काम बोले ऑर्डर करें वो सारे काम कर सके। तो दिस इज़ अ ऑटोनोमस रोबोट, और ये ऑटोनोमस रोबोट है। उसके बाद आपका फोर्थ जनरेशन रोबोट और उसके बियॉन्ड आया फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन, एनी रोबोट ऑफ अ सॉर्ट येट टू बी सीरियसली पुट इनटू द ऑपरेशन इज अ फोर्थ जनरेशन। Example of these might be robot that reproduce and evolve or that incorporate biological as well as mechanical component। तो इस टाइप के रोबोट में बायोलॉजिकल सिस्टम और मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी लगे होंगे ताकि वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर सके, उसको सोच सके, उसके बारे में ये रन कर सके। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन, जिसके बारे में 2020 में आने वाला था लेकिन अभी तक आया नहीं कोविड-19 की वजह से। तो फिफ्थ जनरेशन रोबोट इज़ अ समथिंग नो वन हैज़ येट डिज़ाइंड और कंसीव, जो कि किसी ने डिज़ाइन नहीं किया या किसी ने सोचा नहीं, जो ह्यूमन बीइंग की तरह, जैसे फोर्थ जनरेशन ह्यूमन बीइंग की तरह सोचे और साथ ही साथ एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह रहे, वो फिफ्थ जनरेशन रोबोट है। तो होप आप लोग को ये पांचों जनरेशन ऑफ रोबोट समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थम्स अप बटन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।